देखिए, मैं ये कह रहा था कि जो मैंने ईडियम्स लिखे, देखो वेलकम तो किया नहीं मैंने, इसलिए मैं फिर से भूल गया। स्वागत है सभी बच्चों का। और ये कह रहा था कि जो मैंने ईडियम्स लिखे हैं, तो ये मुझे पता है कि हर मतलब बुक में, कंपटीशन की बुक में, और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो ऑनलाइन ऐसे करके पढ़ाते हैं वो सब बताते हैं और कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर इनको एक्सप्लेन करके बताया जाता है, समझा के बताया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि अगर 15-20 ईडियम्स हैं तो उनमें से कम 10 ईडियम्स तो तैयार हो ही जाते हैं। और ये एक बेहतर तरीका मैं मानता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। अब तुम्हारा जो विश्वास हो मैं बता नहीं सकता। तो जिस लाइन पर, जिस प्रोसीजर में, प्रक्रिया में जो लगता है कि ये ठीक है, मतलब एक बेटर है, बेस्ट की बात नहीं है, बेटर है, जो वो मतलब फॉलो करना चाहिए, तो वही मैंने फॉलो किया है। चूँकि ठंड बहुत है और बस एक बात कहनी थी, वो बात ये है, चलो हटाओ ना कहें, कह दें ठंड है रोज मत नहाना, ये कहना था। तो खैर सामान्य सी बात थी, थोड़ा सा मतलब एक एनर्जी आई और इस तरह से अब शुरू करते हैं। तो 20 ईडियम्स, चूँकि थोड़ा टाइम हो जाता तो जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो ध्यान से समझना है और पढ़ना। देखो मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा चमक दमक, फैशन, डिजिटलाइजेशन, मेरे खुद में डिजिटलाइजेशन नहीं है, मेरा फैशन नहीं है। मैं तो वही बस सिंपल सो के आया तो बना दिया, सोने जा रहा हूँ तो बना दिया वीडियो। मुझे ये नहीं होता कि नहीं ये चीज़ पहन लो, वो चीज़ ओढ़ लो, ऐसा बना लो, वैसा बना लो। इसमें मैं ज़्यादा नहीं, मतलब ये है कि मैं क्वालिटी पे ज़्यादा मतलब थोड़ा सा बिलीव करता हूँ। और वही होता है ना कि ये कहिए कि चाहे एक सिंपल लिविंग हाइट थिंकिंग समझ लीजिए, चाहे एक दार्शनिक हैं सोक्रेटिस, और उनसे भी थोड़ा ज़्यादा मैं इंस्पायर्ड रहता हूँ कि देखो आदमी के अंदर अगर कैपेबिलिटी, एबिलिटी और मोरालिटी, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उसको, उसके पास सब कुछ है, समझिए। उसको फिर दुनिया भर के रंग बिरंगे कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो अगर बेहतर जीवन अगर जीना है तो सादगी होनी चाहिए। कभी मैंने मोटिवेशनल में ये स्पीच में कहा भी था कि मतलब सादगी बहुत ज़रूरी है, आपकी बातों में, आपके काम में और अपने आप में। ये बहुत सारा ज़्यादा फैशन और तमाम तरह से हम भी कर सकते हैं, मतलब किया जा सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है। जितना आपको चमक बिखेरनी है, जितनी आपको ब्राइटनेस लानी है, तो काम में लानी चाहिए ना, काम में लाओ आप ब्राइटनेस। वो ब्राइटनेस मतलब लाइफ लॉन्ग है, उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। वो दौड़ करके आपकी बात सुनेगा, दौड़ कर आपके पास आएगा। तो वही चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर मायने रखता है। तो इसलिए यहाँ पर समझ गए होंगे सभी बच्चे, समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपको बढ़िया, बहुत अच्छे इडियम्स हैं, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और मोस्टली वो पूछे भी जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाइए, बाय हुक और बाय क्रुक पहला है। तो बाय हुक और बाय क्रुक में क्या होता है, हुक, हुक आप समझते हैं ना, एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। हुक पहले भी कहा था कि देखिए इडियम्स का कोई प्रॉपर मतलब डायरेक्ट सेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसको अपने आधार पर एक्सपीरियंस से निकाल करके समझ सकते हैं, तो हमें याद भी हो जाता और काफ़ी हद तक वो चीज़ सही भी होती है। हुक कहते हैं जैसे कोई मतलब मजदूर लोग ना कोई बोरी वोरी बोरा उठाते हैं तो वो हुक लगा के ऐसे करके हुक होता है। तो जैसे हुक, कोई बोरी ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे आलू के बोरे है, प्याज के बोरे है, ये सब जब उठाते तो उनमें हुक में फंसाकर मजदूर की पीठ में लाद देते हैं। तो वो बोरा उठाने का एक प्रॉपर तरीका है, एक सही मेथड है। और क्रुक का मतलब क्या होता है, क्रुक का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा लेंचो वाले पाठ में, ए लेटर टू गॉड बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का झुंड। तो क्रुक माने बेईमान होता है। तो जो हुक होता है वो एक प्रॉपर मेथड को दिखाता है और जो क्रुक होता है वो एक इम्प्रॉपर मेथड को दिखाता है। मतलब जो हुक है वो फेयर मीन्स है और जो क्रुक है वो अनफेयर मीन्स है। एक उचित है और एक अनुचित है। तो बाय हुक मतलब आप उचित तरीके से कोई काम करें और क्रुक या अनुचित तरीके से काम।
मतलब ही हैज डिसाइडेड दैट ही हैज टू पास द एग्जामिनेशन बाय हुक और बाय क्रुक, उसको मतलब परीक्षा पास करनी है चाहे जैसे पास हो, मतलब उचित तरीके से हो तो हो, नहीं तो फिर कट्टा लगेगा मतलब समझ गए होगी ना, मतलब ये कि पूरा जो हॉल है उसको जो है कैप्चर कर लिया और फिर कर नकल तो करानी ही पड़ेगी। खैर ऐसा है नहीं, लेकिन मैंने ये कहा। तो यहाँ पर होता है कि भाई चूंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, अब क्या बताएं, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय एनी मीन्स और अनदर। बाय ए मीन्स भी कह सकते हो और अनदर, ठीक है ना, एक तरीके से या किसी और किसी तरीके से। और ये भी लिख सकते हो बाय फेयर और अनफेयर मीन्स, बाय फेयर और अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स आप ये भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं, उचित या अनुचित तरीके से इसकी हिंदी हो जाती है। फिर लिखा है बर्न ए होल इन वंस पॉकेट। बर्न ए होल इन वंस पॉकेट, पॉकेट मतलब किसी की जेब में एक जलाकर छेद कर देना। बर्न ए होल, जलाया छेद हो गया पॉकेट में। अब पॉकेट में छेद होने का मतलब समझते हो, पॉकेट क्या होता है, पॉकेट पैसे डालने की पॉकेट है यहाँ पे, उसी को लिए पॉकेट कहा जाता है ज्यादातर। अब तुम कुछ भी डाल रहे हो, मान लो बीड़ी सिगरेट, वो एक अलग चीज है, लेकिन पॉकेट मतलब पॉकेट जिसमें पर्स रहता है, पैसे रहते हैं। अब उसमें होल हो गया, होल हो गया तो मतलब जैसे किसी चीज में छेद हो गया, चाहे वो घड़े में हो, किसी पात्र में हो, तो वो क्या होगा, वो मतलब बहुत जल्दी उस चीज उस जगह से वो चीज एग्जॉस्ट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो यहां पर हो जाता है, इसका मतलब होता है टू स्पेंड मनी वेरी क्विकली। इसका मतलब ये होता है, यहां पर जरा ध्यान रखिएगा, ये इसका मतलब मैंने बताया है। मतलब बर्न ए होल इन वंस पॉकेट, किसी की जेब में जलाकर छेद करना, या वो खुद कर ले या कोई कर दे, मतलब किसी तरह से बहाना, मतलब उसका पैसा खर्च करवा दे या खुद ही कर रहा है वो। तो यहाँ पर होता है टू स्पेंड मनी वेरी क्विकली, बहुत जल्दी धन खर्च करना, इसका मतलब ये होता है। आप चाहें तो इन इडियम्स को नोट भी कर सकते हैं, और वैसे कोई ज्यादातर तो पर्पज मेरा रहता है कि समझ में आ जाए तो आपको बहुत अच्छी बात है। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, जैसे मान लीजिए कोई कैंडल है, अब ऐसे कैंडल्स जलती है तो उसका जो वैक्स है वो जल रहा है, और कैंडल खर्च हो रही है, और जलता जा रहा है, खर्च हो रही है, तो एक तरफ से जल रहा है। अगर मान लीजिए दोनों तरफ से जला दिया तो फिर वो जल्दी खर्च होगी ना। तो यहां पर होता है टू वेस्ट मनी, वेस्ट मनी रैपिडली, यानी तेजी से धन बर्बाद करना। वहां देखिए क्या है, वहां ये था कि धन खर्च करना, तो वहां पर धन खर्च हो रहा है, जेब से पैसा निकल रहा है, और इसमें मतलब कोई चीज खर्च तो हो रही है, ये तो गुड सेंस है, लेकिन दोनों तरफ से हो गया तो ये बैड सेंस है। तो हर तरह से धन बर्बाद करने को, टू वेस्ट मनी रैपिडली, टू वेस्ट मनी रैपिडली मतलब तेजी से धन बर्बाद। तो यहाँ वेस्ट का प्रयोग किया गया है, वहां पर स्पेंड का यूज किया गया था। वहां धन खर्च करना बहुत जल्दी, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेस्ट, ये एक तरफ से काम चल रहा था मोमबत्ती जलाकर, फिर आपको दूसरे तरफ से जलाने की जरूरत थी, तो यहाँ से फालतू बर्बाद कर रहे हो, यहीं से जलना चाहिए था ना केवल। तो ये तो आपका स्पेंड था, यानी यूजफुल था, लेकिन इधर से हो गया कि ये वेस्टिंग हो गया। तो इस तरह से यहाँ वेस्ट का प्रयोग किया गया। तो वेस्ट मनी रैपिडली या वेरी रैपिडली आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। फिर है बाइट द डस्ट। तो बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू बी डिफीटेड, टू बी डिफीटेड। और टू बी डिफीट, देखिए यहाँ पे बाइट माने काटना, और डस्ट माने धूल या मिट्टी। धूल काटना मतलब समझते हैं ना, धूल चाटना। तो धूल चाटना मतलब हार जाना, यहाँ डिफीट हराना नहीं है, यहाँ पे है डिफीटेड, हार जाना, मतलब खुद ही वो मतलब धूल चाटेगा, अर्थात वो हार जाएगा। तो बाइट द डस्ट मतलब धूल काटना, अर्थात जब काटेगा तो मुंह तक जाएगा ना, तो मुंह जब धूल में गिरा तो वो धूल चाटना हो गया। तो ऐसे करके अगर टू बी डिफीटेड मतलब हार जाना, याद रखिए हराना नहीं है। फिर लिखा है कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड, कट का मतलब काट करके सुखा दिया, और काट करके सुखा दिया मतलब कोई चीज तैयार हो गई। बहुत साल पहले, बहुत मतलब कई सेंचुरीज पहले के ये आइडियाज हैं।
तो कट एंड ड्राइड का मतलब जैसे होता है ना, जैसे किसान ने फसल काटी और खेत में डाल दी, सूख गया, अब वो फसल तैयार हो गई, मतलब अब उसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसको कूट करके गल्ला निकाला और घर ले गए। तो कट एंड ड्राइड, जैसे कोई चीज़ है काट करके, मान लीजिए कोई घर में जैसे तमाम चीज़ें होती हैं, अपना तैयार करना है तो कोई चीज़ आम है, अचार है, खटाई है, मिर्च है, कुछ भी है ना, तो वो मिर्च मसाला कोई भी धूप में डाल दिया उसको सुखाने के लिए, और जो सूख गया तो वो तैयार हो। तो कट एंड ड्राइड, काट कर सुखा दिया मतलब, तो इसको कहते हैं रेडीमेड फॉर्म, इसको कहेंगे रेडीमेड फॉर्म, हिंदी में कह सकते हो बिल्कुल तैयार। तो ये हो गया आपका कट एंड ड्राइड फॉर्मूला, जैसे कह देते हैं तो बिल्कुल तैयार फार्मूला। फिर एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यहां पर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इडियम का रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है ना, यहां एम बना हुआ है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का मतलब है कि जैसे आपने सुना होगा साम दाम दंड भेद, साम दाम और दंड भेद, तो वो जो दाम होता है और दंड होता है वो यहाँ पर लिया गया है। जैसे आपने कभी देखा हो, एक कोई आदमी होता है तो वो अपने गधे के आगे ऐसे करके गाजर बांध देता है और पीछे से डंडा चलाता है, चूंकि यहाँ पर कैरेट माने गाजर और स्टिक माने डंडा होता है। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब वो पॉलिसी होती है जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट में होता है। जैसे कोई लालच की दे दे किसी काम को करने के लिए, फिर इसके पीछे वो दंड का विधान बना रहा होता है। तो यही है कि पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, मतलब आगे किसी जानवर को मान लो कुछ बांध दिया, गाजर, मूली, हरे पत्ता कुछ ऐसे बांध दिए, वो उसी के लालच में आगे बढ़ रहा है तो वो दाम हो गया, और पीछे से डंडा मार रहा है वो रिवॉर्ड, वो पनिशमेंट हो गया। तो ज़्यादातर ऐसी पॉलिसीज होती हैं, जैसे किसी ने पार्टी में किसी को बुलाया, बहुत षड्यंत्र रच करके लालच दिया, आ जाओ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वहाँ चलेंगे, ये खाएंगे वो पिएंगे, फिर बुला करके उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करना, या उसकी मतलब कभी कभी ऐसे बड़े बड़े केस हो जाते हैं, लोग मार डालते हैं तो जाल में फंसा करके। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, तो कैरेट एंड ये स्टिक पॉलिसी इसको माना जाता है। तो यहाँ पर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है। डॉग इन द मैंगर, डॉग इन द मैंगर, मैंगर माने क्या होता है? मैंगर माने होता है नांद, नांद मतलब चरनी, चरनी जिसमें जानवरों को चारा डाला जाता है, वो नांद होता है ना, जिसमें भूसा और ये खली वगैरह मिला करके उसको डाल दिया गया और जानवर खाते हैं। तो डॉग इन द मैंगर, उस नांद में कुत्ता बैठ जाए, तो कुत्ता बैठने का मतलब क्या हो गया? मतलब ये कि ना तो वो खुद खाएगा उसको चारे को और ना उस जानवर को खाने देगा, तो ना तो स्वयं उपयोग करना ना किसी को करने देना, ये हो गया इसका सेंस। तो डॉग इन द मैंगर का मतलब यही है कि कहते नहीं है कि मतलब जैसे खुद कुछ कर नहीं रहे हो, करने भी नहीं दे रहे हो, खुद इसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो, किसी को दे भी नहीं रहे हो। तो वही होता है कि जब जानवर की नांद में कोई कुत्ता बैठ जाएगा तो वो तो खुद तो खाएगा नहीं उसको, वो तो इसके मतलब की नहीं है, और वो जानवर को भी नहीं खाने दे रहा है, तो डॉग इन द मैंगर इसको कहते हैं। फिर इसका लिखा फैबियन पॉलिसी, और फैबियन पॉलिसी का मतलब होता है डिलेइंग द डिसीजंस, डिलेइंग द डिसीजंस का मतलब फैबियन पॉलिसी एक कभी रोमन जर्नल हुआ करता था, ये वहीं से मीनिंग डिराइव की गई है। रोमन जर्नल हुआ करता था, क्विंटम फेबियस और मैक्सिमस, ये रोमन जनरल करीब वही 218 BC के आसपास की बात है। तो वो अक्सर युद्ध हार जाता था, तो जब कहीं से युद्ध होता था तो कुछ मतलब डिसीजन लेने में देर करता था, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, तो वहां से इसको डिराइव किया गया है इस एडीएम को, फैबियन पॉलिसी उसी को कहते हैं। उसका नाम था क्विंटस फेबियस और मैक्सिमस, ये उसका नाम था, रोमन जनरल था, तो वहां से इसको लिया गया है फैबियन पॉलिसी, डिलेइंग द डिसीजंस। ये डिलेइंग द डिसीजन फैबियन पॉलिसी, एक पॉलिसी आपको ये है, एक पॉलिसी ये है, दोनों को याद रखिए। फ्लैश इन द पैन, फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है सडन सक्सेस। जैसे मान लीजिए कोई काला पीला बर्तन है, कोई जल गया, और इसके बाद कोई ऐसा आपके पास कोई बहुत बढ़िया केमिकल है जिसको एकदम उसको लगाया, एकदम चमक आ गई,
तो मतलब पैन माने पात्र होता है, कोई बर्तन होता है, उसमें फ्लैश, फ्लैश माने चमक, और किसी बर्तन में फ्लैश एकदम आ पड़ी या चमक पड़ी, किसी जगह पर एकदम फ्लैश पड़ी तो एकदम उजाला होता है। और एकदम उजाला होता है, उजाला चूंकि उसका सेंस लिया गया सक्सेस से, तो सक्सेस का मतलब सफलता और फ्लैश का मतलब उजाला, तो उससे लिया गया। तो फ्लैश इन द पैन, एकदम बर्तन में चमक आ गई, मतलब सडन सक्सेस, अचानक सफलता मिल गई, तो उसको हम कहते हैं सडन सक्सेस। फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ, ऑफ किसी चीज को अलग होने के सेंस में यूज किया जाता है। हैंडल माने होता है कंट्रोलिंग, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, उसको हैंडल बोलते हैं। मान लीजिए साइकिल ही है, हो ना, कभी लड़के आपने देखा हो हाथ छोड़कर चलाते हैं, अरे फिर गिर जाता है, ये नहीं भी गिरता है, ये तो उसका इंस्टेंट हो गया। लेकिन ये होता है कि उस चीज को छोड़ देना जिससे आप हैंडल कर रहे हो, तो इसको होता है टू लॉस वंस टेम्पर, टू लॉस वंस टेम्पर। टेम्पर माने होता है बैलेंस, मतलब किसी का अपना बैलेंस खो देना। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब टू लॉस वंस टेम्पर, टू लूज वंस टेम्पर मतलब अपना संतुलन खो देना। जब किसी चीज का जिससे आप कंट्रोल कर रहे हो, जिससे आप कंट्रोलिंग बनाए हुए, बैलेंस बनाए हुए, आप वही छोड़ दोगे। फ्लाई ऑफ माने छोड़ देना, हट जाना उस चीज से। तो जब आपने उसको छोड़ दिया तो आपने क्या छोड़ दिया, एक बैलेंस छोड़ दिया, एक टेम्परामेंट जो बना हुआ था वो छोड़ दिया, जिससे आप कुछ चीज को कंट्रोल कर रहे थे वही छोड़ दिया। तो टू लॉस वंस टेम्पर माने ये उस सेंस में है कि अपना संतुलन, अपना नियंत्रण खो देना। टू बी एंग्री के सेंस में कि जिस चीज को आप संयम से लेकर चल रहे थे वो आपने खो दिया, यानी अपना टेम्पर खो दिया। तो यहाँ पर वही है, टू बी एंग्री के सेंस में। यहाँ पर हेड एंड शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर्स मतलब हेड माने सिर और शोल्डर माने कंधे, हेड माने सिर और शोल्डर माने कंधे। जब कोई आपकी बराबरी में आपको दे ये मेरे कंधे तक आ गया है, तो मतलब उसको सुपीरियरिटी मिलना होता है, मतलब वो श्रेष्ठ हो जाता है। हेड एंड शोल्डर एक शैम्पू होता है, तो वो शैम्पू की बात नहीं है, वो हेड एंड शोल्डर, कंपनी वालों ने हेड एंड शोल्डर जानते हो क्यों रखा है, इसलिए क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट को सुपीरियर बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है सुपीरियरिटी। हेड एंड शोल्डर माने सुपीरियरिटी मतलब श्रेष्ठता। जैसे होता नहीं कि हाँ ये अब मेरे कद में आ गया है, ये इसका कद बढ़ गया है, ये मतलब काफी अब ऊपर आ गया है, कंधे के बराबर, सिर के बराबर, मेरे लेवल से आ गया है, इसका स्टेटस बढ़ रहा है। तो इस सेंस में उसका होता है, मतलब उसकी सुपीरियरिटी बढ़ रही है, वो उसके अंदर श्रेष्ठता आ रही है, उसका कद बढ़ना। कद बढ़ने का मतलब होता है हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर जो उन्होंने रखा है वो सुपीरियरिटी के सेंस में लिखा है, ये इडियोमेटिक सेंस में है उस प्रोडक्ट का नाम। वो हेड एंड शोल्डर का मतलब नहीं, कुछ लोग समझते हैं कि हेड एंड शोल्डर वो डैंड्रफ, तो वो हेड का मतलब हेड में डाला जाता है, कंधे से बह के निकलता है कुछ लोग इस सेंस में समझते हैं उसको। कीप द बॉल रोलिंग, तो कीप द बॉल रोलिंग, रोलिंग का मतलब है टू कंटिन्यू, कंटिन्यू द वर्क। मतलब बॉल माने क्या होता है, गेंद, रोल माने लुढ़कना, टू कीप रोल माने लुढ़काना, अर्थात गेंद को लुढ़काए रहना। मतलब क्या होता है, किसी वर्क को कंटिन्यू रखना। भाई जैसे फुटबॉल हो रहा है तो बॉल को इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर वो करते रहते हैं, चाहे हॉकी हो या कुछ भी हो, मतलब वो बॉल चूंकि ऐसी चीज है कि वो रोलिंग से ज्यादा कनेक्ट रहती है। तो वहां पर कीप द बॉल की गेंद को लुढ़काते रहना का मतलब ये होता है काम को जारी रखना, टू कीप द वर्क कंटिन्यू या टू कंटिन्यू द वर्क, काम को जारी रखना। बहुत इजी है, बिल्कुल साधारण से समझ में आ रहा है। फिर लिखा टू पुट इन कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज वो होता है जो मतलब जहां पर चीजों को डाल दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि टू गेट द वर्क पेंडिंग। अब उसमें क्या होता है, जैसे आलू है, किसी के पास कोई खाद्यान्न पदार्थ है, कुछ खाद्य पदार्थ है, वो जाकर कोल्ड स्टोरेज में डाल आया, तो अब वो ना तो उसको परचेज करेगा ना सेल करेगा, वो पेंडिंग है उसको। टू गेट द वर्क पेंडिंग, किसी काम को पेंडिंग में डाल देने को कहते हैं टू पुट इन कोल्ड स्टोरेज। मतलब इस काम को पेंडिंग कर दिया, और पेंडिंग कर देने को कह देते हैं कि टू पुट इन कोल्ड स्टोरेज, अर्थात वो चीज कोल्ड स्टोरेज में चली गई, खराब नहीं हुई है, नष्ट भी नहीं हुई है, और वो कुछ टाला भी नहीं गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं किया गया। बस ये है कि अभी उसका टाइम नहीं है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, साइड में रखा है, काम किया जाएगा। तो पुट इन कोल्ड स्टोरेज कहीं भी बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। मतलब आई हैड गिवन एन एप्लीकेशन फॉर लीव बट ही हैड पुट माई एप्लीकेशन इन कोल्ड स्टोरेज।
मतलब मैंने एप्लीकेशन दी थी अवकाश के लिए, लेकिन उन्होंने उसको पेंडिंग कर दिया, मतलब उस पर कोई डिसीजन अभी दिया नहीं। तो ही हैड पुट, द प्रिंसिपल हैड पुट, द मैनेजर हैड पुट माय एप्लीकेशन इन कोल्ड स्टोरेज, इस सेंस में उसका प्रयोग है। टू होल्ड वंस टंग, तो क्या हो जाएगा, टू बी साइलेंट। टू होल्ड वंस टंग का मतलब टू बी साइलेंट, मतलब अपनी जुबान पकड़ लेना। अगर जुबान पकड़, कहते हैं ना कि जुबान पकड़ के रखो, मतलब काबू में रखो, तो यहां पर होता है जुबान पकड़ लोगे तो आप बोल नहीं पाओगे। तो टू होल्ड वंस टंग मतलब अपनी जुबान काबू में रखो, ये भी हो जाता है कंट्रोल योर सेल्फ, ऐसे भी कह देते हैं। और टू बी साइलेंट, चुप रहना भी होता है। तो होल्ड वंस टंग, टंग माने जीभ होता है, होल्ड माने पकड़ना होता है, और जीभ को पकड़ने से मतलब आदमी फिर बोल नहीं पाएगा, तो वही हो जाता है टू बी साइलेंट। फिर लिखा टू ईट वंस वर्ड, तो टू ईट वंस वर्ड का मतलब होता है टू टेक ए स्टेटमेंट, फिर हो जाएगा बैक। टू टेक ए स्टेटमेंट बैक मतलब कोई जैसे कोई शब्द है, किसी ने शब्द बोले और बोलने के बाद उसने क्या किया कि उसने उन शब्दों को खा लिया। खा लिया का मतलब ना जैसे जैसे अपनी बात वापस ले ली, जैसे कहते हैं ना अपने शब्द वापस ले लो, अपने शब्द वापस। तो टेक ए स्टेटमेंट बैक मतलब उसने जो शब्द बोले उठा के फिर खा लिया, तो मतलब ये होता है। तो उसको होता है टू टेक ए स्टेटमेंट बैक, अपना कथन वापस लेने को कहते हैं टू ईट वंस वर्ड्स। फिर लिखा बी इन द ड्राइविंग सीट, बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है टू बियर द टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है जिम्मेदारी वहन करना, जिम्मेदारी सहन करना, जिम्मेदारी दिखाना। भाई ड्राइविंग सीट पे क्या होता है, ड्राइविंग सीट पे जैसे सवारियां बैठी हैं 8-10, और वो चाहे ट्रेन हो चाहे बस हो या कोई भी हो, जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है गाड़ी को सुरक्षित डेस्टिनेशन पर ले जाने का काम ड्राइवर को होता है। वो सही से ले जाएगा, सब सवारियां आराम से पहुंच जाएगी। तो सारी जिम्मेदारी फिर किसकी बन जाती है, बस वाले तो अपना गप्पे मार के चल रहे हैं, वो कोई मूंगफली खा रहा है, कोई केले खा रहा है ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुरकुरे चबा रहा है, तो मतलब जब ये सब कर रहा है, लेकिन वो जो ड्राइवर होता है उसको ट्रैफिक देखना है, राइट देखना है, लेफ्ट देखना है, सामने देखना है, सारी जिम्मेदारी, जितना 70-75 आदमी बैठा हुआ बस में, उन सब की जिम्मेदारी उसकी है जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है। तो होता है बी इन द ड्राइविंग सीट टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को उठाना। तो इसलिए ड्राइविंग सीट वही हो जो जिम्मेदारी वाली सीट होती है वो। फिर लिखा है गार्ड ऑफ द लॉइंस। सबसे पहले तो यहाँ पे देखना है लॉइंस लिखा हुआ है। लॉइंस माने क्या होता है, यहां पर पहले इडियम लिख दे, टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, मतलब कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार होना, जिसको कहते हैं ना कमर कस लेना, कटिबद्ध होना जिसको कहते हैं, कटिबद्ध होना। तो टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क मतलब कठिन कार्य के लिए तैयार हो जाना। क्योंकि लॉयन माने कमर होता है, यहां पर शेर वाली स्पेलिंग नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा, LION है। तो लाइन माने शेर होता है वो LION, और ये है LOIN। फिर से देख लीजिए LOIN, लॉइंस, वो जो शेर वाला होता है वो LION होता है। तो ज्यादातर बच्चे इसको कंफ्यूज होता है, तो वो यही सोचता करते हैं कि गड ऑफ द लॉइंस मतलब ये शेर की स्पेलिंग, शेर नहीं है, लॉइन है। लॉइन माने कमर होता है, और गढ़ माने लपेटना होता है। पुराने जमाने में जब लोग काम करते थे, किसान वगैरह जब काम करते थे, तो अंगोछे को अपने कमर में बांध लेते थे, और कमर में बांध लेने का सेंस ये होता है कि किसी काम के लिए वो होता है। तो गार्ड ऑफ द लॉइंस माने कमर कस लेना, और कमर कस लेने का मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, कठिन काम के लिए तैयार होना। होल्ड इन एबेंस, एबेंस का मतलब देखो, मानो चाहे ना मानो, लेकिन इस तरह के इडियम जब आ जाते हैं तो भले ही लड़का कुछ भी हो, इसका सेंस अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसको एक बार मुश्किल पड़ जाता है कि वो कौन सा सेलेक्ट करे, क्योंकि यहाँ तो ठीक है, लेकिन ये अबेंस उसके लिए एक टिपिकल वर्ड हो जाता है। अबेंस का मतलब होता है ठंडे बस्ते। ठंडे बस्ते का मतलब होता है वो बस्ते जो बहुत दिनों से बंद पड़े हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो होल्ड इन अबेंस का मतलब होता है, होल्ड माने टिकना भी होता है, और ठंडे बस्ते में डाल देना कोई चीज, तो क्या मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, ये हो जाता है पोस्टपोन।
ठीक है ना। और पोस्टपोन माने होता है स्थगित कर देना, टाल देना। कोई फाइल आ गई, कोई काम आ गया, कुछ भी आ गया और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, तो ठंडे कहते नहीं हमारा काम तो ठंडे बस्ते में चला गया, ठंडे बस्ते में चला गया मतलब पोस्टपोन हो गया, टाल दिया। तो अबेयंस का मतलब होता है ठंडे बस्ते, और वो बस्ते मतलब जो बंद पड़ गए, उनमें कोई एक्शन नहीं है। तो होल्ड इन अबेयंस का मतलब होता है पोस्टपोन, किसी काम को टाल देना, ध्यान रखिएगा। गिफ्ट ऑफ द गैप, गैप माने होता है बातें करना, गप्पे करना, बड़बड़ाना, बकवास करना, गैप माने कुल मिलाकर बोलने को गैप कहते हैं। और गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या, तो बोलने का उपहार। तो बोलने का उपहार का मतलब होता है मतलब आर्ट ऑफ मेकिंग, सॉरी आर्ट ऑफ टॉकिंग, आर्ट ऑफ टॉकिंग या आर्ट ऑफ स्पीकिंग, मतलब बातचीत करने की कला उसके अंदर होती है, उसको गिफ्ट ऑफ द गैप कहते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि ही इज वेरी स्मार्ट इन मेकिंग फ्रेंड, मतलब मित्र बनाने में वो बहुत ही स्मार्ट है, और कहते हैं कि ही इज लैंग्वेज इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी इंप्रेसिव इन मेकिंग फ्रेंड्स, मतलब मित्र बनाने में बहुत प्रभावशाली है। ही हैज बीन गिवन ए गिफ्ट ऑफ द गैप बाय गॉड, मतलब या गॉड हैज गिवन ए गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब बातचीत का उपहार उसको मिला है, बहुत इंप्रेसिव अपनी बातचीत में, तुरंत ही मित्र बना लेता है। तो ऐसे में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। फिर लिखा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखिए बोल्ट जो होता है ना, तो बोल्ट का मतलब होता है, बोल्ट एक नट भी होता है, पेंच भी होता है, ठीक है। और बोल्ट का मतलब एक वज्र होता है, वज्र, गदा। और बोल्ट माने धमाका भी होता है, जैसे सुना नहीं आपने थंडर बोल्ट, थंडर बोल्ट माने होता है बादलों का गड़गड़ाहट और गर्जना, ठीक है ना। तो ये बोल्ट वहीं से लिया गया, ये छोटा मोटा कोई नट बोल्ट नहीं है। तो बोल्ट का मतलब होता है धमाका। और फ्रॉम द ब्लू, अब ब्लू का मतलब क्या हो गया, ब्लू चूंकि कहा गया यहाँ पर आसमान को, चूंकि वो नीला होता है ना, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, आसमान से मतलब धमाका होना। तो आसमान जैसे नहीं भैया, उसके ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा, उसके ऊपर तो आसमान फट पड़ा, है ना। तो आसमान फट पड़ा मतलब क्या हो गया, सडन शॉक, सडन या फिर अनएक्सपेक्टेड शॉक कहते हैं, सडन और अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड शॉक को कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। एक गहरा सदमा, एक अचानक आने वाला शॉक यानी सदमा, तो उसको कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लू आसमान को कहा गया, बोल्ट माने धमाका। तो आसमान जब फट पड़ता है किसी के ऊपर, आसमान से कोई धमाका हो, मतलब वज्र गिर पड़े, कहते हैं उस पर पहाड़ टूट पड़ा, उस पर तो बहुत बड़ा मतलब सदमा पहुंचा, तो उस तरह से बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो बोल्ट का मतलब यहाँ धमाके से है। तो इस तरह से ये 20 इडियम्स मैंने आज एक्सप्लेन किए हैं, और इस एक्सप्लेनेशन से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरे कवर हो जाएंगे, पूरे याद हो जाएंगे और अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको कहीं मिले, अगर मैंने पढ़ाया और तुमने ध्यान से पढ़ा है, और अगर कहीं ये मिलेगा तो ये तो होगा ही नहीं कि आप उसको ना कर पाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि उस समय आप सही मीनिंग सेलेक्ट करके आओगे। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप इनको देखते रहिए, समझते रहिए और पूरी तरह से इनका आनंद लेते रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।